समझ आ रही होगी। क्यूबिक जो यूनिट सेल है वो क्या है, क्यूबिक है। ओके, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल क्यूबिक में हम लोग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो करेंगे उसमें करना क्या है, 2D स्क्वायर शीट्स आर प्लेस्ड one over the other। हम लोग क्या करेंगे, एक ए अरेंजमेंट वाला 2D शीट लेंगे, ठीक है ना। ओके, तो उसके पास क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, ठीक है। फिर उसके ऊपर में और एक 2D शीट डाल देंगे, तो क्या हो गया, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और दूसरा डालने से उसको हाइट भी मिल गया। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 फैक्टर्स आ गए, तो मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशन में हम एंटर कर। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 डायमेंशनल स्क्वायर शीट को एक के ऊपर एक प्लेस करनी है। अब देखो आप लोग को चीज का टॉप व्यू लेना सीखना पड़ेगा। देखो आप लोग तो इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे बेटा, और जो भी मैकेनिकल स्ट्रीम में जाओगे या सिविल स्ट्रीम में जाओगे, तो आपको चीजों को विजुलाइज करने आना चाहिए टॉप से, वो चीज ऊपर से कैसी दिखती है। ओके, यदि मैं 2 डायमेंशनल स्क्वायर शीट्स को अरेंज करूं, तो देखो मैं अरेंज करता हूं तो इट्स लाइक दिस, लाइक दिस। बेटे टॉप से, ऊपर से देखो आप, समझे, ऊपर से। तो ऊपर से क्या होता है, देखो कैसे लगेगी, 1 2 3 4, 4 कोनों पे 4 एटम्स रहेंगे, और नीचे जो 4 कोना पे है वो क्या है, ऊपर वाले 4 कोनों से जस्ट ढक जाएगा। और यदि आप ऊपर से देखते हो तो कैसा दिखेगा, सिर्फ ये 4 दिखेंगी आपको, है ना। नीचे वाली तो दिखेगी नहीं, जितने भी रहेंगे वो नीचे वाली दिखने वाला नहीं है, क्योंकि टॉप से तो बाकी सारा ढका हुआ है। तो टॉप व्यू 2 डायमेंशनल स्क्वायर शीट्स का जब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट किया जाए, बहुत सारे 2D शीट्स लगा दिया जाए, तो टॉप व्यू ऐसा, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं इससे एक यूनिट सेल काटूंगा। यूनिट सेल मैं यदि काटता हूं तो यूनिट सेल लाइक दिस। ओके, ये तो आपको टॉप से स्क्वायर दिख रहा है, पर बोलनी क्या होगी, ये क्यूब। अब इस क्यूब का जो एज है उसका कितना लेंथ है, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, तो a विल बी इक्वल टू 2r। और आपको मालूम है एक सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट यदि है तो क्या होगा, a इज इक्वल टू b which is equal to c, और a b c तीनों बराबर होगी, अल्फा इक्वल टू बीटा which is equal to गामा। ओके, अब आपको विजुलाइज करना बेटा, देखो कैसा होगा, 2 डायमेंशनल एक शीट होगा, उसके ऊपर और एक 2 डायमेंशनल स्क्वायर वाला, फिर स्क्वायर वाला 2D डायमेंशनल, तो 3D अरेंजमेंट तो मिल गया ना, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ओके, ए बी सी तीनों बराबर होगी, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, 90 के। ओके, अब हम लोग देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। पर यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितनी होगी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है, तो हर एक कॉर्नर पे एटम है, तो 1/8 शेयर होगा हर एटम का, और 8 कॉर्नर पे 8 एटम, तो कितनी हो जाएगी, 1 एटम पर यूनिट। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वी विल सी पैकिंग फ्रैक्शन। बेटा पैकिंग फ्रैक्शन समझिएगा ध्यान से। पैकिंग फ्रैक्शन विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एटम in unit cell divided by volume of unit cell। अब देखो
नेक्स्ट जो लास्ट क्लास तक थी, मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहा था, एरिया ऑफ एटम इन यूनिट्स बाय एरिया ऑफ यूनिट्स। तो मैं एरिया यूज कर रहा था वहां पे, क्यों? क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन 2 डायमेंशन में कर रहे थे बेटा, और 2 डायमेंशन में एरिया कॉन्सेप्ट चलती है, क्योंकि एरिया इज अ 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। और जब हम 3D में आते हैं तो 3D में हमें वॉल्यूम लेना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम में 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। गॉट इट? गॉट इट? देखिएगा, तो वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, तो हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ एटम, देखो ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा Z, इससे डिनोट करते हैं Z। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम या पार्टिकल बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहाँ पर बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूबिकल होगा तो क्या होगा, A क्यूब। क्या होगा? A क्यूब। गॉट इट? और A क्यूब होगा तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम में, चलो मैं यही लिख देता हूं। ओके, एक एटम का वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पे हम एटम को सर्कल में ट्रीट करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसे बोला था पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे थे 2 डायमेंशन में, और 2 डायमेंशन में हमें सर्कल लेना है। सर्कल 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे हमें एटम को स्फीयर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। सबको मालूम है ना, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है इट्स 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने क्या किया, एक एटम का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ एटम। ओके, तो कितने सारे एटम है यूनिट सेल में वो तो पता चल गया, मतलब उसकी वॉल्यूम कितनी है। This is the volume of one atom, okay, and this is number of atom in unit cell. So this is volume of atom in unit cell divided by volume of unit cell. देखो, A is equal to 2R, okay, A कितना है 2R, तो मैं लिख सकता हूँ 2R क्यूब कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा बेटा, एरिया ऑफ क्यूब निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4R क्यूब लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं। वॉल्यूम ऑफ 8 आर क्यूब सर, 8 आर क्यूब 8 आर क्यूब होगा सर, 2R का मैंने क्यूब कर दिया, तो 8 आर क्यूब होगा सर, 8 आर क्यूब होगा। 2 का क्यूब होता है 8, तो 8R क्यूब। गॉट इट? अब देखो क्या है, Z की वैल्यू कितनी है, 1। ओके, Z का वैल्यू यहाँ पे 1, तो आप R क्यूब और R क्यूब काट सकते हो। ओके, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दैट इज 0.52। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को काटने के बाद तो आपको मिलेगी 0.52। गॉट इट? अंडरस्टूड? एंड दिस इज व्हाट, पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसको आप यदि पैकिंग एफिशिएंसी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करेंगे, 0.52 into 100 दैट इज 52%। ओके बेटा, दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो बोलने का मतलब समझो, देखो 52% स्पेस क्या है, ऑक्युपाइड है, और खाली स्पेस कितनी हो जाएगी आपकी, 100 से 52 को आप माइनस कर दो। ओके, दैट इज 48% जो स्पेस होगी दैट विल बी एम्प्टी स्पेस। समझ आई बेटा ये वाली पोर्शन? किसी को कोई दिक्कत तो मुझसे पूछो इसमें, एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज द स्लाइड जहां पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक in 3 dimension. If anybody has got any problem you can ask me. कोई दिक्कत है? डेरिवेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप इसको डिराइव करोगे तो 3 नीचे आ जाएगी, 4 बन जाएगा, 4 जा काटोगे तो काटने के बाद आपको निकल जाएगा। ओके, तो काटने के बाद ये वैल्यू आता है 0.5। I suppose there is no problem in this. If anybody has got a problem, I am giving you some time. You can ask me. नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके बेटा, I am proceeding.
ओके 52% स्पेस जो होती है वो ऑक्युपाइड होती है और बाकी जो 48% स्पेस होगा वो क्या होगी, एम्प्टी स्पेस होगा। तो टू डायमेंशनल शीट्स को यदि हम लोग थ्री डायमेंशन में अरेंज करते हैं, सॉरी टू डायमेंशनल स्क्वायर शीट्स को यदि हम थ्री डायमेंशन में अरेंज करते हैं, एक के ऊपर एक को रख रख के, तो हम 52% स्पेस को ऑक्युपाई कर पाते हैं, 48% स्पेस क्या हो जाती है, खाली बच जाती है। ओके सो दिस इज द कांसेप्ट हियर। अब चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे one thing that is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा इसे ध्यान से समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है सिंपल क्यूबिक 3D क्लोज पैकिंग में दैट इज इक्वल टू 6। ओके कैसे होती है समझने की कोशिश करें। ओके मैं एक क्यूब लिया हूं, दिस इज क्यूबिकल लैटिस। दिस इज क्यूबिकल लैटिस। अब देखिए इनके कॉर्नर्स पे मैं पैटर्न, गॉट इट बेटा। अब इनके कॉर्नर्स पे एटम है, ध्यान से देखो। आपको एक मालूम है कि सिंपल क्यूबिकल अरेंजमेंट में जो कॉर्नर वाले एटम होते हैं वो वेट अ मिनट बेटा, सॉरी एक कॉल आ रही थी, आई हैव म्यूटेड दैट। चलो देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 कैसे होगा, ध्यान से देखो। जो ये कॉर्नर पे एटम है, ठीक है ना, दिस कॉर्नर एटम वो कितनों के साथ टच में रहेगा। आपने सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट जो प्रिमिटिव टाइप है वो मैंने आप लोगों को दिखाया था। जो कॉर्नर वाले एटम इनफैक्ट अपने साइज में इसको टच करेगा, ओके इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। चलो मैं आपको एक रियल फिगर दिखाता हूँ, इमेज दिखाता हूँ, तो जो उस क्लास में नहीं होगी आई सपोज उनकी आइडिया क्लियर हो जाएगी। एक बार आप लोग देखो बेटा, दिस इज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट और आपको दिख रहा है ना जो कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है वो दूसरे कॉर्नर वाले को टच करती है। ओके वहां पे आपको सिंपल ये नजर आ रही होगी इस फिगर में, गॉट इट। अब चलिए ध्यान से यहाँ पे देखना, ये वाला इसको टच करेगा, तो ये वाला जो एटम है देखो इसको टच किया 1, ठीक है। अब इस प्लेन में जो दूसरा यूनिट सेल होगा बगल में उसको भी टच करेगा, इधर एक दूसरा एटम को टच करेगा, तो बगल वाली जो यूनिट सेल होगी उसका एटम को तो टच करेगा नहीं, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे होगी, रियल साइज में इसको भी टच करेगा। ये नीचे वाला भी टच कर रहा है तो ये ऊपर में भी एक एटम होगी उसे भी टच करेगा, तो दिस इज 3, तो दिस इज 4। सपोज करो ये वाली जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वो टच वाई एक्सिस पे दो को टच किया है, एंड इफ दिस इज द जेड एक्सिस तो यहाँ पे 5th को टच किया है और इधर भी वो 6th को टच। तो आई सपोज आप लोगों को ये आइडिया क्लियर होगी कि जो कॉर्नर वाली एटम रहती है या बोलो तो सिंपल क्यूबिक में जो भी एटम्स रहते हैं वो 6 नेबरिंग एटम्स को टच करते हैं 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में, 2 एक्स एक्सिस पे, 2 वाई एक्सिस पे और 2 जेड एक्सिस पे टच करेगा, तो टोटल हो गई 6। ओके द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। अब चलिए हम लोग एक चीज देखते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ नेबर्स। और देखना ध्यान से इस टॉपिक को, टाइप ऑफ नेबर्स मतलब जो सबसे सामने वाली नेबर है, नियरेस्ट। तो नियरेस्ट वाला कौन सा है जो टच किया है, टचिंग वाला,
ओके, नियरेस्ट वाला जो टच किया है दैट इज नियरेस्ट, और नियरेस्ट वाला कितना डिस्टेंस पे टच कर रहा है, क्योंकि लेंथ के डिस्टेंस पे टच करा, ए पे, यहाँ पे, ए पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर ए, इधर ए। ओके, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो टचिंग एटम्स होती है वो कितने डिस्टेंस पे टच करती है, ए डिस्टेंस पे टच। ओके, किसमें, सिंपल क्यूबिक थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट मतलब जो नियरेस्ट का मतलब तो आप समझ के जो सटी हुई है, जैसे आपके घर के सामने दूसरा घर है जो सटा हुआ है जस्ट बगल वाला, एक घर है जो हो सकता है जो थोड़ा डिस्टेंस पे है पर आपके घर को वो टच नहीं किया है, तो ये एटम का नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कौन सा होगा जिसको वो टच नहीं किया है। तो बेटा यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये फेस डायगोनल, ये जो फेस डायगोनल पे एटम है, ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच नहीं किया है, पर नेक्स्ट नियरेस्ट यही दूसरा वाला एटम इसका। ओके, और ये कितने डिस्टेंस पे होगी, दिस इज 90 डिग्री, तो ये वाला ए है, 2a, तो ये कितना होगा, रूट 2a, 2a। नेक्स्ट जो होगी कितने डिस्टेंस की होगी, रूट 2a डिस्टेंस पे। कोई दिक्कत नहीं ना, 90 डिग्री है तो देख लो कैसे होगा, a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, गॉट इट, रूट 2a। फिर नेक्स्ट नियरेस्ट और सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट कहां होगा, ये ध्यान देना। देखो सेकंड नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा, ये जो क्यूब है इसका पीछे वाला एंड का ऊपर वाला, ठीक है, इसका पीछे वाला एंड का ऊपर वाला और ये नीचे वाला एंड का आगे वाला टच करेगा, ये वाला और टच नहीं करेगा, ये जो नेक्स्ट नियरेस्ट। ओके, सबसे ज्यादा सामने ये वाला ए डिस्टेंस पे, सेकंड वाला रूट 2a डिस्टेंस पे सामने रहेगा, ये वाला थर्ड वाला जो होगा दैट विल बी बॉडी डायगोनल। समझिए, तो जो पीछे वाला, समझो क्यूब का पीछे वाला टॉप कॉर्नर और आगे वाला बिलो कॉर्नर, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होता है √3a, रूट 3a। वेरी गुड बेटा, रूट 3a। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, हम लोगों को देखो ये तीन ही देखना है मेजरली, और कुछ देखना नहीं, फोर्थ नियरेस्ट पे निकलती है तो उसमें हम लोग को दिमाग नहीं लगाना है। सबसे सामने वाला जो टच करता है ए डिस्टेंस पे, सेकंड जो नियरेस्ट रहता है दैट इज एट फेस डायगोनल, ठीक है, फेस डायगोनल। नेक्स्ट नियरेस्ट जो थर्ड रूट 3a डिस्टेंस पे। तो इसमें बेटा किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, भाई का टाइम है, थोड़ा पानी पी लेता हूं जल्दी से, देखिए बहुत गर्मी है। ओके, गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दिस आइडिया इज क्लियर नो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि सेकंड नियरेस्ट टू कोऑर्डिनेशन टू टचिंग एटम कौन कितने डिस्टेंस पे होगी। ओके, पहला वाला ए, तो दूसरा जो डिस्टेंस होगा नियरेस्ट वाला रूट 2 है, तीसरा क्लोजेस्ट रूट 3। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। देखो बेटा नेक्स्ट, दैट इज डेंसिटी। आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल यदि निकालने को दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, आराम से देखिए। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं मानता हूं कि z नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है यूनिट सेल। ओके, z नंबर ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन यूनिट सेल। एक एटम का मास में लिखता हूं m, तो m तो एक एटम का नहीं होता बेटा, m तो मोलर मास होती है। मोलर मास क्या होता है, एक मोल एटम का। पर यदि इसको मैं डिवाइड कर दूं एवोगैड्रो नंबर से, तो दिस वन इज व्हाट, mass of one atom, m is molar mass। ओके, मैं लिख देता हूं मोलर मास, एक मोल एटम की मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो एक एटम की मास, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ एटम, ये हो गया मास ऑफ एटम इन यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यूबिक में क्या होता है,
ए क्यूब। ओके, और जहां तक आपको मालूम है एटम तो एक ही होती है क्यूबिक वाले में, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या हो जाएगा m बाय एन ए इंटू ए क्यूब। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपके दिमाग में रखना। ओके, सिंपल क्यूबिक के लिए ये दो फॉर्मूला, ये तो सब में काम आएगा, और ये वाला सिंपल क्यूबिक एलिमेंट। ओके, डेंसिटी आप आराम से निकाल सकते। तो आपसे क्वेश्चंस पूछी जा सकती है ऐसे टॉपिक पे, तो ध्यान से आप लोगों को करना है। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको इस टॉपिक से। चलो पहले एक और देख लेते हूं बीसीसी वाला, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो इज दिस आइडिया क्लियर? If any problem in this topic, you can ask me. I am giving you 1 minute time. Next, I will move to some other topic, that is closed packing जो करेंगे BCC करेंगे। ये वाला सिंपल, कोई दिक्कत बेटा? और shall I move forward? आगे बढ़ूं? यस सर। Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपको मालूम है बीसीसी मींस बॉडी सेंटर्ड सेल क्लोज्ड पैक्ड। ओके, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं इसका एक टॉप व्यू आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप लोग दिमाग में लाओ बीसीसी कैसी होती है। बीसीसी क्या होता है, एक क्यूब मान लो, क्यूब के 8 कॉर्नर पे एटम्स हैं, और साथ में एटम कहाँ है, एक एग्जैक्टली बॉडी सेंटर पे, एकदम क्यूब के बीच। ओके, तो मैं एक इमेज आप लोगों को दिखाता हूं। आई सपोज दिस विल गिव यू अ क्लियर आइडिया, जो बच्चे नहीं थे क्योंकि पहले तो देखिए बच्चे तो बड़ा बॉडी सेंटर देखो क्या होता है। एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, उसके सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है, और साथ में एक बॉडी में भी एटम है जो बीच में पड़ी। ओके, ये ध्यान से आप लोगों को देखना है। इस फिगर में और एक चीज ध्यान देना है बेटा आप लोगों को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पे, कि हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने पहले देखा था कि ये जो दो है, ये जो दो एटम सिंपल क्यूबिक में टच करती थी, पर ये वाला बॉडी में ये दो एटम देखो जो कॉर्नर पे हैं वो टच नहीं करेगी। कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करता है। गॉट इट? तो ये दिमाग में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट चीज जो आपको गौर करना है यहाँ पे, कि तो एटम टच कहाँ करता है, तो एटम टच करता है एक दूसरे को। यू विल सी आई हैव ड्रॉन अ बॉडी डायग्राम। ओके, एटम टच करता है अक्रॉस बॉडी डायग्राम। ओके, और उस बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है आप लोगों को मालूम है, इट्स √3a। बट इन टर्म्स ऑफ रेडियस हम लोग यदि देखेंगे तो बेटा देख लो r दिख रही होगी आपको नीचे वाली की, 2r बीच वाली की, और जो एक नेक्स्ट कॉर्नर पे है उसकी r। तो टोटल आ गया 2r 3r और 4r। ओके बेटा, तो देयर आर 4r होती है डायगोनल की। ओके, अंडरस्टूड? तो बीसीसी क्लोज पैक स्ट्रक्चर का आप लोगों ने अरेंजमेंट देखा हो, तो अरेंजमेंट वहां पे जब आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने देखा कि कॉर्नर्स पे एटम है, साथ में उस क्यूब के अंदर भी एटम है। तो उसका यदि आप लोग टॉप व्यू देखो तो कैसा लगेगा, देखो ध्यान से टॉप। देखिए टॉप व्यू में दिखाता हूं, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। पहले दूसरा कलर यूज कर रहा हूं।
देखो ये टॉप व्यू देखो, ध्यान से समझने का कोशिश करो इसे। जब मैं ऊपर से बॉडी सेंटर को देखूंगा तो कैसा दिखेगा? ऊपर के 4 कॉर्नर पे एटम है, ठीक है, बीच में बॉडी पे एटम है, तो ये 4 कॉर्नर वाले एटम ऊपर से दिखे आपको, और ये ब्लू वाला बीच में दिखेगा। अब जो नीचे क्यूब का रहेगा 4 वो तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर वाला 4 क्या करेगा? उसको ढक देगा। तो ध्यान से विजुअलाइजेशन क्रिएट करो दिमाग में। 4 ऊपर में है, बीच वाला दिख रहा है ब्लू कलर से, ये ब्लैक कलर से 4 ऊपर वाला दिख रहा है, और ब्लू कलर से बीच वाली दिख रही है एटम, और नीचे वाले 4 नहीं दिखेंगे क्योंकि ऊपर वाला 4 उसको ढक देगा। तो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो दिमाग लगाओ। तो दिस इज क्लियर, ये ऐसे दिखेगी। और मैंने यहाँ पे दिखाया है कि दिस इज नॉट टचिंग, ये एटम जो कॉर्नर पे रहते हैं वो टच नहीं करते, तो दिमाग में ये रखना है कि कॉर्नर एटम्स टच नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यदि एक यूनिट सेल निकालूं बीच से, ये होगा एक यूनिट सेल, ओके, बीसीसी का। ये ऊपर से दिख रहा है, नीचे से और होंगे, ओके, ये टॉप व्यू है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके देखने का कोशिश करो ऊपर से। तो ब्लू वाला बीच में दिखेगा, ब्लैक वाला ऊपर में दिखेगा 4, फिर नीचे वाली ब्लैक जो है वो दिखेगी। अंडरस्टूड? अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि एज, ये जो एज है, ठीक है ना, इसका मैं लेंथ जानना चाहता हूं। तो इसका लेंथ ए तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि बीच में तो खाली जगह है। ए तो बोलता हूं, हम लोग क्यूब का एज को ए बोलते हैं, पर आर और आर को जोड़ नहीं सकते क्योंकि बीच में तो खाली जगह है, तो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो टच करती है वो कहां टच करती है? इट्स बेसिकली अलोंग व्हाट? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अक्रॉस टच करती है ना बेटा ये। तो आपको मैं बता देता हूं, एटम्स टच अलोंग बॉडी डायगोनल्स, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो एटम जहां टच करता है, तो देखो ये वाली एटम को तो मैं थोड़ा छोटा बना दिया हूं, तो ये थोड़ी बड़ी रहेगी तो आपको समझ आएगी अच्छे से। तो ये वाला देखो, ये r इस एटम का रेडियस, ठीक है ना, और इसका कितना 2r, और इसका r, ठीक है ना, ये थोड़ी छोटी बन गई, नॉट टू स्केल है ये। दिस वन इज r का 2r 3r, और इसका r 4r। तो क्या हो गया? एटम टच अलोंग बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या रूट 3a होता है। रूट सर 3a बोल रहे इज सर सिंपल क्यूबिक में तो टच करता है ना सर? सिंपल क्यूबिक में बेटा, सिंपल क्यूबिक में मैंने 3a पे टच नहीं करता है बेटा। सिंपल क्यूबिक में कहां बॉडी डायग्राम पे टच करता है? वो नियर सामने वाला है, ओके। सिंपल सर क्यूबिक जो में हम बॉडी डायग्राम करती है बेटा। एज लेंथ लिए थे सर 2r लिए थे ना सर? बेटा वो ये वाला लिया था सिंपल क्यूबिक में, ये वाला ये 2r है ना, ये दोनों ऊपर से लिया था, ओके। सिंपल क्यूबिक में तो ऐसे है, बट इसको 2r लिया। अंडरस्टूड? ये सिंपल क्यूबिक का है, बीसीसी का। तो बीसीसी में एटम देखो ध्यान से, कॉर्नर पे टच नहीं करेंगे। सिंपल क्यूबिक में टच करता है, तो टच कहां करता है? वो बॉडी डायगोनल के अक्रॉस टच करता है। तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? रूट 3a, और उसको इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिखूं तो कितना होगा? r 2r और r 3r, तो कितनी हो जाएगी टोटल? 4r। r 2r हो गए 3r, और ये वाली r हो जाएगी आपकी कितनी? r r 2r 3r, और ये हो गया 4r 4r। तो रूट 3a इज इक्वल टू 4r, ओके। अब यदि मुझे इससे एज निकालना है, तो एज क्या हो जाएगा? 4/√3r, 4/√3r। तो दिक्कत आप लोग को नहीं, 4/√3r। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन ही बोलो। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है आपको मालूम है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम लोग इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होता है कितना रहेगा? देखो, एक तो बीच में रहता है, तो जो बीच में है वो पूरी तरह से यूनिट सेल का हो गया 1, प्लस साथ में कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर, ठीक है ना, 8 कॉर्नर पे 8
एटम्स, तो उसकी कितनी शेयर हो जाएगी 1/8 into 8, तो 1 + 1 2। तो आपको मैंने पहले बता दिया था कि बॉडी सेंटर्ड सेल में 2 एटम्स होती है पर यूनिट सेल। तो उसका मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकालता हूं। देखो Z हो गया नंबर ऑफ एटम्स, उसको मैं लिख सकता हूं 2, नंबर ऑफ एटम इज 2 एक सेल में into 4/3 πr³ एक एटम का होता है वॉल्यूम, गॉट इट, डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो a क्यूब होगा तो a को मैं क्या लिख सकता हूं 4/√3r, तो 4/√3r का होल क्यूब। ओके, so this is the mathematical derivation, आराम से समझ आनी चाहिए। 2 एटम एक यूनिट सेल के अंदर में होता है, ध्यान से देखिए 2 एटम एक यूनिट सेल के अंदर में होता है, एक एटम का एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया कितना, तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय, this is total volume of atom in unit cell divided by volume of unit cell। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम roughly around 68%। ये ऐसे कैलकुलेट करने में 0.68 आएगा, और इसी की पैकिंग एफिशिएंसी आप लोग देखेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 0.68 into 100, that is 68%। Okay, 68% is occupied space and 32% is void space। void space का मतलब होता है empty, खाली जगह। तो सिंपल एकदम समझना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की चीज है ही नहीं। बीसीजी स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2, बस सिंपल इतना दिमाग में रखना है। एटम टच कहां करते हैं, बॉडी डायगोनल पे टच करते हैं, कॉर्नर वाले एटम टच करते हैं। बॉडी डायगोनल का रेंज √3 बराबर कितना 4r, r 2r 3r और 4r। ओके, नॉट टू स्केल है बेटा, ठीक है ना, 4r √3 इक्वल टू 4r, तो a कितनी आ गई 4/√3r। मैंने क्या निकाला वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कितने एटम्स यूनिट सेल के अंदर है, डिवाइड करने के बाद 0.68 पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी 68% आगे लगता है और 32% खाली जगह। सो दिस इज फॉर बॉडी सेंटर्ड सेल। कोई दिक्कत आपको पूछ सकते हो क्या? ओके, एनी प्रॉब्लम? और यदि ये वाले पोर्शन में आपको दिक्कत हो रहा है तो मैं इमेज से एक बार और क्लियर कर देता हूं आपको, इमेज दिखा के, क्योंकि डायग्राम इज नॉट टू स्केल और डायग्राम से ज्यादा अच्छा होगा मैं इमेज दिखा दे रहा हूं। देखो बेटा एग्जैक्टली आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। देखो R हो गया, R हो गया ये वाला एटम, ओके, ये वाला एटम का 2r 3r, और ये जो पीछे वाला एटम है उसका r 4r, तो टोटल डायगोनल जो √3a होती है इट इज इक्वल टू 4r। ओके, गॉट इट? सो आई विल मूव ऑन आगे। यस सर। डेंसिटी का फार्मूला मैंने बताया था Z into m by Na into a cubed। तो Z कितनी होती है 2 होती है, तो 2m by Na into a cubed। ये फार्मूला का इस्तेमाल करना है आपको क्वेश्चंस बनाने में, आपको दे दिया जाएगा एज तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे, और यदि एज नहीं दिया हुआ है, रेडियस ऑफ एटम दिया हुआ है, तो आप ये फार्मूला लगाओगे √3a is equal to 4r। ओके, रेडियस मालूम रहेगा एटम का, आप इससे a निकाल सकते हो, गॉट इट? तो दिस इज द डेंसिटी निकालने का फार्मूला जो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम या टचिंग पार्टिकल, कितने पार्टिकल टच करती है एक एटम को। अब बेटा दिमाग लगाओ थोड़ा सा, देखो ध्यान से सोचो इसको। एक एटम कहां है बीच में, ठीक है, ऊपर से कितने हैं 4, तो ऊपर वाले 4 हैं वो बीच वाले को तो टच करेगा, तो 4 ऊपर से टच कर रहा है और 4 नीचे से टच करेगा, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ध्यान से समझो, एक क्यूबिकल यूनिट सेल है, उसके बीच में एक एटम है बॉडी सेंटर पे,
तो 4 एटम कॉर्नर वाले उसको टच करेगा और 4 नीचे से टच करेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है बॉडी सेंटर्ड सेल की क्लोज पैकिंग में इट्स 6, ठीक है, ये होती है 6। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक चीज पे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ नेबर और डिस्टेंस, ये थोड़ा ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ नेबर और उसके डिस्टेंस, जो नियरेस्ट है वो कितने डिस्टेंस पे टच कर रहा है, ध्यान से देखो। ये एक बॉडी डायगोनल है, ओके, ये मैं पिक्चर यहाँ पे क्लियर अच्छे से बना रहा हूँ, समझ में। देखो इसका r डिस्टेंस होता है, बॉडी डायगोनल है ये मान लो, ठीक है, ये r ओके, ये आइडिया क्लियर हो जाएगा से। ये r दिस टोटल इज r r r, कितने r r r r r 4r, ओके। तो √3a = 4r है, ये आइडिया यहाँ से क्लियर होगा अच्छे से। अब देखिए मेरा बोलने का मतलब है जो नियरेस्ट एटम जो टच करता है वो कौन से होते हैं, टचिंग वाले। तो टचिंग वाले जो हैं ये टच कर रहा है कितने डिस्टेंस पे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में देखो इन दोनों का कितना है r + r, ये r एंड दिस r। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है टचिंग पार्टिकल्स का, जो सबसे सामने है 2r, ओके, डिस्टेंस इज 2r। अब देखोगे कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 2r, 2r बराबर कितना होगा √3/2a डिस्टेंस पे टच। तो देखो √3/2a डिस्टेंस पे टच करेगा सबसे सामने वाला, ओके। नेक्स्ट नियरेस्ट, जो नेक्स्ट नियरेस्ट होगा वो कहां टच करेगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये जो यूनिट सेल है सर, जो उसके जस्ट बगल वाला होगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नेक्स्ट नियरेस्ट कॉर्नर वाला सर, ये वाला एटम जो एक कॉर्नर पे है, ये एटम जो दूसरा कॉर्नर पे है, ये एक दूसरे को टच नहीं करता है ना। तो नेक्स्ट नियरेस्ट होते हैं ये दो वाले, और बॉडी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है a, सबसे सामने √3/2 a डिस्टेंस पे। जो नेक्स्ट सामने वाला है भले टच नहीं कर रहा, देखो आपके घर के नेबर्स भले आपके दीवार से नहीं सटा हुआ, पर सामने वाला भी जो है भले आपके घर को नहीं टच किया, आप उसको नेबर तो बोलोगे। तो नेक्स्ट जो सामने वाला है दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ a, ओके। अब और नियरेस्ट देखेंगे, नेक्स्ट नियरेस्ट टू, तो वो होती है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल होता है वो तो ये सब विजुलाइज करना है, टीचर एक बार पढ़ा दिया कहानी खत्म नहीं होगी जब तक आप घर में इसे अच्छे से विजुलाइज मत करो। देखो टर्न करो, ये ऊपर वाला है बॉडी सेंटर, टॉप व्यू तो ऐसा ही होगा ना, और बीच में भी आपको एक दिखे टॉप व्यू में ऐसा ही दिखेगा, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो सेकंड नियरेस्ट यही है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है a, ओके। फर्स्ट नियरेस्ट ये वाला √3/2a, और लास्ट नियरेस्ट बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल नहीं फेस डायगोनल, दैट इज √3। तो बेटा आई सपोज ये आइडिया आपकी क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि एटम बॉडी डायगोनल के अराउंड टच करती है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट √3a इज इक्वल टू 4r, ये दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। मैं नेक्स्ट आगे पढ़ता हूं विद सम क्वेश्चंस जो आपकी आइडिया को कोऑर्डिनेशन क्लियर। नंबर एक बार फिर से बता दीजिएगा सर, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या, आई सपोज आपने क्लास मिस किया था तो इसलिए समझ नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर समझ लो क्या होता है। मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली सर कितना एटम टच कर रहा है,
सर 6 कैसे हुआ वो नहीं समझ में आया सर। अच्छा 6 कैसे होगा वो कैसे समझिएगा? इसमें इसमें बेटा 6 नहीं होती है, इसमें 8 होती है। ओके, ये वाला को मैं लिया हूं, ठीक है। और इसको सर आप सामने वाला कितना टच कर 6 रहा है? लिखे है टच ना कर रहा सर। है, 6 ये ठीक लिखे है। सर, उसी में कंफ्यूजन हो गया। 8 सर होगा। आप 6 लिखे है सर। वो ए बी टाइप है। देखो ये जो होता है ना 6 कैसे होता है, ध्यान से देखिए। मैं इसको कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो ये डायरेक्टली देखो कितनों को टच करता है, इसको 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 टच करता है, गॉट इट। तो कितने को टच कर रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 जो हेक्सागन बनती है। समझ रहे हो बेटा? ये वाला कितने को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? कोई दिक्कत? नो सर। सर बॉडी सेंटर्ड में सर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा या 8 होगा? 8 होगा बेटा, ध्यान से देखो बॉडी सेंटर कैसे टच करेगा, देखो सर बीच में तो है। आप 6 लिखे सर है आप सर। 6 लिखे सर। कहां 6 लिखे बेटा? सर यहाँ नीचे सर। सर इसके 8 लिए होगा बेटा। कंफ्यूजन। फ्रॉम में 8 तो 6 लिख दिया तो 6 हो गया क्या? वही सर 8 इसीलिए तो कंफ्यूज हो गए सर। कंफ्यूज होने का क्या है, मैं बार बार 8 बोल रहा हूँ, 4 ऊपर और 4 नीचे। यस सर, समझ गया। कंफ्यूज क्या होने का है? टीचर गलती से 6 लिख दिए तो मतलब वो 6 हो गया क्या? मैं एक डायग्राम दिखाऊं तो और आइडिया क्लियर। देखो एक डायग्राम देखो, ध्यान से, बीसीसी का। देखो आपको ये बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखो कोई ड्राइंग मत करो, नहीं तो मैं कोई डायग्राम नहीं दिखाऊंगा। आपको अपने सामने में दिख रहे होंगे अभी जो बीच वाला बॉडी सेंटर है, ये वाला, ठीक है ना। कितने को टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 और एक पीछे में पड़ा हुआ है 7 और ये वाला 8। नीचे में जो दिख रहा होगा पीछे वाला 7 और 8। गॉट इट? यस सर। जो भी ड्राइंग कर रहे हो ना, आपका नाम साफ दिख रहा है, एंड इट विल नॉट टेक टाइम कि आपको ब्लॉक करना पड़े। तो डोंट डू लाइक दिस कि आपको ब्लॉक करना पड़े। ओके, अंडरस्टूड? 1 2 3 4, ऊपर वाले लेयर में 4 और नीचे वाले लेयर में 5 6 और 7 और 8। क्लियर है ना बेटा? यस सर, यस सर। यस सर। और ड्राइंग मत करो, देखो नाम उठ रहा है, मैं नाम लूं सबके सामने, अच्छा लगे। ओके, सो दिस इज द आइडिया अबाउट बीसीसी। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आप लोगों को बनाना है। एक एलिमेंट है x, ठीक है ना। एक एलिमेंट है x जिसमें अरेंजमेंट है बेटा बीसीसी है, ठीक है ना। इट्स बीसीसी स्ट्रक्चर, क्लोज पैक्ड, और आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इट्स गिवन 2.39 into 10 to the power -23 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये गिवन है। डेंसिटी जो है दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। ओके, आपको बोला है therefore number of atoms in
208 ग्राम, ओके, ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना है पहले क्वेश्चन को। एक एलिमेंट x है जो बीसीसी स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, बीसीसी। आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिया हुआ है, आपको डेंसिटी दी हुई है, आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है 208 ग्राम ऑफ यूनिट सेल और 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में, ओके। कोई दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा जल्दी से? यस सर, बना रहे हैं। यस सर। बनाओ ना, बताओ। सर पहले नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे सर, डेंसिटी का फॉर्मूला सर। वेरी गुड बेटा, देखो अच्छे उसके बाद कॉन्सेप्ट। सर उसमें कितना एटम होगा वो निकल जाएगा। हाँ अच्छी बात है, अच्छी कॉन्सेप्ट लगाए, मैं सबको समझा रहा हूँ। देखो ये किस कॉन्सेप्ट से बढ़ना है, इस सम को बनाने के लिए पहले आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले देखो डेंसिटी आपको दी हुई है, आपको मालूम होता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझो, यदि आपको पता चल जाए कि 208 ग्राम का वॉल्यूम क्या है, मतलब 208 ग्राम एलिमेंट कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, यदि आपको ये पता चल जाए, ओके, 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में मानो 20 वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, ठीक है, 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट में 20 वॉल्यूम। एक यूनिट सेल का आपको वॉल्यूम मालूम है, तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम से आप इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सेल, है ना, दिमाग लगाओ। ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है और ये 208 ग्राम एलिमेंट का कितना वॉल्यूम, से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हम लोग यहां से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, ओके। तो डेंसिटी आपको दिया हुआ है, मास आपको मालूम है और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आप निकाल लो, ठीक है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय डेंसिटी। कितना मास का पूछा है आपसे, 208 ग्राम, तो 208 ग्राम डिवाइडेड बाय 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ग्राम ग्राम कट जाएगा, 208 को 7.2 से आप डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये आ जाएगी आपको वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट की वॉल्यूम निकल गई, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलेगा, ये 208 ग्राम का वॉल्यूम है और ये वाला एक का वॉल्यूम है, ओके। सेंटीमीटर क्यूब कटा, सेंटीमीटर क्यूब कटा, तो आपको वॉल्यूम आ जाएगी कितने कितने सारे, आपको यूनिट सेल आ जाएगी। तो यूनिट सेल है आपको 12.08 into 10 to the power 23 यूनिट सेल्स, ओके। ये यूनिट सेल है बेटा, ध्यान से देखो, ये यूनिट सेल निकला। वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम निकाल लिए, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम से डिवाइड किया, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हमको निकल गया। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकल गया तो बीसीसी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर में कितने सारे एटम्स होते हैं, दो होती है, दो से इंटू होता कर है, देंगे उसमें। दो इंटू 2 कर दोगे तो आपको आंसर समझ आ गई। तो ये यस वेरी सर। इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ओनली, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। और इस सम को बनाने का और एक तरीका हो सकता है, जो आप मास निकाल सकते हो एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल का आप मास भी निकाल सकते हो, फिर आगे ऊपर वॉल्यूम निकालने करो, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगा, एक सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों को बनाना है। कॉपर एफसीसी
कॉपर एफसीसी के तरह क्रिस्टलाइज करता है, ठीक है ना। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन द फॉर्म ऑफ एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, आपको दिया हुआ है डेंसिटी, डेंसिटी इज गिवन, इट्स 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके। और सेल एच दिया हुआ है आपको, इट्स 3.6 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर, ओके। और आपको बोला गया है कि एटॉमिक मास ऑफ कॉपर निकालनी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सबको इसका जवाब मालूम होगा। कोई मुझे बता सकता है तरीका? उदय, आप तरीका बताओ तो इसका। चलो उदय। सर एक मिनट सर, थोड़ा देखने दीजिए। पढ़िए, कॉपर एफसीसी की तरह क्रिस्टलाइज करता है, ठीक है ना। डेंसिटी दिया हुआ है, सेल एच दिया हुआ है, आपको एटॉमिक मास ऑफ कॉपर निकालना है। सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय तो वॉल्यूम। पहले सर वॉल्यूम निकाल लेंगे सर सेल एच का। एक बोलिए, कोई एक बोलिए, उमंग बोलो या उदय बोलो, जिसको बोलना है। सर जो डेंसिटी है हम लोग के पास में, वो हम लोग फॉर्मूला भी देखे थे कि मास बाय वॉल्यूम इनटू अवोगाद्रो नंबर था। मास बाय वॉल्यूम इनटू एवोगाड्रो नंबर। देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ध्यान से सर पहले डेंसिटी। ओके, आराम से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू z इनटू m बाय ne इनटू a क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा। m क्या होती है? मोलर मास होती है, na एवोगाड्रो नंबर होती है, a क्यूब a दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ ये निकल सकता है यूनिट सेल, और z होता है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। एफसीसी है तो एफसीसी में कितना होता है? 6 कोनों पे 3 तो 3 एटम, और एक कॉर्नर पे, तो टोटल कितना होता 3 है? 4 एटम। 4 एटम्स। तो क्या हो जाएंगे? हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखो डेंसिटी दी हुई है आपको 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा यूनिट्स के साथ कभी कभी बनाने की कोशिश करो तो क्वेश्चन समझ आएगा। Z आपको दिया हुआ है 4, मोलर मास आपको निकालने बोला गया है, ठीक है। m नहीं देखिए, एवोगाड्रो नंबर क्या होती है? 6.022 into 10 to the power 23 क्या एटम्स पर मोल, है ना। 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स पर मोल। सेल एच दिया हुआ, तो सेल एच है तो इनटू क्या करेंगे? 3.6 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर का होल क्यूब करेंगे। तो आपका m तो निकल ही जाएगा, आराम से m निकाल सकते हो। सबको इधर उधर भेजो, सारे यूनिट करते चल जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा m। बेटा आपको देखो किस यूनिट में मिलेगा, ध्यान से देखो। आप सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब तो कटेगा, ओके। और नंबर ऑफ एटम्स, और 4 एटम्स है, ये भी कट जाएगा, ओके। और आपको मिलेगा ग्राम पर मोल में। देखो ग्राम पर मोल में आपको आंसर मिलेगी ग्राम पर मोल में। और आपको एटॉमिक मास पूछा है तो आपको क्या कर देना है? इट विल रफली कम 63.1 ग्राम पर मोल। और आपको इसको किस में करना है? ये U लिखना है, ओके। 63.1 U, एक एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम, ठीक है ना, नॉट 1 मोल। गॉट इट? आराम से बना सकते हो इसको, सिंपल सी क्वेश्चन थी। Any problem, anybody? No. सर हम लोग Next m को क्यों निकाले हैं सर? ये क्वेश्चन देखिएगा। W has BCC lattice। W मतलब क्या होता है? किसका फॉर्मूला है? W किसका फॉर्मूला होता है? टंगस्टन टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन हैज BCC लैटिस। आपको बोला है R निकालने के लिए, मतलब रेडियस ऑफ एटम निकालने के लिए बोला गया है। और आपको दिया हुआ रेडियस डेंसिटी इज इक्वल टू 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एटॉमिक वेट
दिया हुआ है आपको 183.9 ग्राम। ओके, स्मॉलर मास। कोई दिमाग लगा सकता है कैसे बनेगा? सर ए निकाल देंगे, डेंसिटी सर का उसी फॉर्मूला से फॉर्मूला में डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला पुट करोगे क्या? बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, क्या पुट करोगे? बोलो। सर ए निकलेगा सर उससे 2m by na into a cube। वहाँ a cube के जगह पे हम लोग सर पुट I n a into a cube, पर a तो दिया नहीं हुआ है बेटा। सर a का वैल्यू हो जाएगा 4/√3r और वहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा। √3a is equal to 4/√3r। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? a का वैल्यू। ओके बेटा, पढ़ाई तो कर रहे हो पर आंसर्स क्यों नहीं देते हो जब पूछता हूँ तो? वेरी गुड। सर आप नाम लेके बोलते हैं। a का वैल्यू निकल जाएगा, पुट कर देंगे। m दिया हुआ है, ये na हमको मालूम है, और सॉरी a नहीं दिया हुआ है, a हम लोगों को यहाँ से निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ r। तो r को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना के सर रेडियस निकालना है आंसर, तो उसको r का वैल्यू में r को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बना लेंगे। यहाँ से a को लिख देंगे 4/√3r। तो 4/√3r लिखोगे, r को सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाओ, सब चीज तो दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी आपको दिया हुआ है, na आपको मालूम है, r आप निकाल सकते हो। बहुत सिंपल। ओके, प्रैक्टिस करनी है ये सम्स को। देखो यदि लिखना चाहते हो तो इनके पॉइंट्स को लिख लो, कुछ घर में बनाना है इन सबको। ओके, चलो बेटा अब मैं आगे बढ़ता हूँ विद सम ऑफ योर डीपीपी क्वेश्चंस। जो हम लोग डीपीपी आपको प्रोवाइड करते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके आगे लाता हूँ जो बहुत सिंपल्स हैं, और आई सपोज इसके आंसर आप लोग दे दोगे। और सब मत देना एक एक करके, और आराम से देखना, जिसको मालूम होगा आराम से सोच सोच। मैं शेयर कर रहा हूँ डीपीपी आप लोगों के साथ, आराम से आप लोग देखिए। वीडियो रुक गया सर। वीडियो तो मैं रोक दिया, रुकेगा नहीं। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन आई है फ्रॉम योर डीपीपी। ओके, पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म अमोर्फस, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड। आई सपोज सबको ये आंसर मालूम होगा। अमोर्फस सॉलिड हम उन्हें बोलते हैं जिनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डेफिनेट तरीके से नहीं होती है। ओके, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नॉट इन सिस्टमैटिक मैनर। फ्यू एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं, बहुत सिंपल है, रबर है, पेपर है, प्लास्टिक है। ओके, these are some example. क्वार्ट्ज ग्लास है। ओके, व्हाट इज मेन बाय टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर? सबको मालूम होगा। यस सर। The number of touching particle is known as coordination number. What is the coordination number of atom in cubic closed packed structure? Cubic closed packed हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। 6 ओके, हम लोग पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। वो एफसीसी के जैसी ही रहती है, बट हम लोग देखेंगे। इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड में अभी हम लोगों ने देखा कि 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ अ अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल? अभी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को दिखाया है, एटॉमिक मास तुरंत हम लोगों ने निकाला है कॉपर के फॉर्मूला में। बहुत सिंपल है ना, तो एटॉमिक मास आप निकाल सकते हो। Next, stability of crystal is reflected in the magnitude of its melting point. Comment. देखो, melting point एक पार्टिकल का जितना हाई होगा उतनी क्रिस्टल उसकी स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, उनके पार्टिकल के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा एक पार्टिकल उतनी स्टेबल। अब आपके सामने पूछा गया है कि आपको दिया गया है सॉलिड वाटर मतलब आइस, इथाइल अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर और मीथेन। आपको बोला गया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर कमेंट कीजिए।
तो बेटा आपको मालूम होनी चाहिए कि मीथेन जो है, मीथेन किस टाइप की सॉलिड है, जल्दी बताओ। amorphous कोवेलेंट होती है मीथेन। सर कोवलेंट मीथेन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ठीक है ना। मीथेन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, अंडरस्टूड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गई मीथेन। तो ये तो हो गई पहली। चलो अब आप ही लोग अरेंज कर लेना। डाई इथाइल ईथर जो होता है दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अंडरस्टूड। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और सॉलिड वाटर बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पर बर्फ में इथाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो मीथेन में सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि नॉन पोलर, फिर डाइइथाइल ईथर में थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि पोलर, इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डेड, नेक्स्ट फिर सॉलिड वाटर में सबसे ज्यादा, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन पे, पांचवा और छठा क्वेश्चन, पांचवा छठा क्वेश्चन क्लियर है बेटा आपके? यस सर। यस सर। ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन इज the basis of similarity and difference between metallic and ionic crystal। सिंपल सा है, मेटेलिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, आयनिक भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, पर मोल्टन स्टेट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट होते हैं और आयनिक में भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स होते हैं, ओके। ये तो हो गई सिमिलैरिटी। यदि हम लोग डिफरेंस का बात करें बेटा, तो डिफरेंस क्या बोल सकते हो मेटेलिक और आयनिक में, कोई बोल सकते हो क्या डिफरेंस मेटेलिक और आयनिक में? बेटा देखो, मेटेलिक जो होती है वो कंडक्ट करती है सॉलिड स्टेट में और आयनिक वाली जो होती है वो कंडक्ट करती है इन मोल्टन स्टेट, ओके। मेटेलिक वाली जो होती है टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान से सुनो, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मेटेलिक वाले का जो कंडक्टिविटी है वो घट जाता है, ओके। और आयनिक में यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आयंस ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ओके। आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये तो आपको मालूम ही है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग सिंपल क्यूबिक में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, कितनी थी? 52%। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हम लोगों ने देखा 68%। फेस सेंटर्ड अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किए, हम लोग देखेंगे। चलो सेवेंथ का आंसर बताओ फटाक से। सेवेंथ का आंसर कोई बताइए जल्दी से। सर क्यूपी। हाँ वही PQ हाँ एक ही बात है। क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट P and Q। P and Q दो एलिमेंट से मिलके बना है। एटम्स ऑफ Q आर एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, कॉर्नर पे है, ओके, सारे कॉर्नर पे। तो 1/8 P का 8 होगा, Q का 6 होगा कोऑर्डिनेशन है ना? में। बेटा ध्यान से देखो, एटम्स ऑफ Q आर एट द कॉर्नर, कॉर्नर ऑफ द क्यूब पे है तो 1/8 into 8, तो 8, ठीक है ना। और P भी 1 है तो 1:1। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो इट इज PQ। और व्हाट आर देयर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P and Q? तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप देख ही सकते हो। इफ द रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये हम लोगों ने नहीं देखा है, ठीक है। सो दिस वर सम ऑफ द सिंपल क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डील किया। दैट दीस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। जो आप लोग हो सके तो आप लोगों को डीपीपी सप्लाई की गई है, तो लगभग वहां तक के क्वेश्चंस बनाने हैं, आप लोगों को बना के लाने हैं, ओके। चलो बेटा अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे थोड़ा सा कुछ। मैं आप लोगों को ऑप्शनल टाइप में आता हूँ और ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन में मैं आपसे आंसर पूछूंगा, तो जल्दी जल्दी आप लोग सारे आंसर दो, ओके। कोई दिमाग नहीं लगाना, एकदम मैं नहीं बताऊंगा सारे आंसर्स। आई सपोज पहले 4 क्वेश्चंस आपके सामने अच्छे से होंगे,
है ना? पहला 4 क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, चलो पहला का आंसर बताओ। सर सी अरबाज खान, पहला का आंसर बताइए। सी सी डी होगा? सी सी सर। सी होगा बेटा। डी प्रॉपर्टी ऑफ सर। सॉलिड डिपेंड्स अपॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। बाइंडिंग फोर्स ऑपरेटिंग देम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे भी डिपेंड करती है। तो दोनों पे डिपेंड करता है, कोई टिक नहीं करेगा, प्लीज मैं ब्लॉक कर सी ही दूंगा। बोले सर हम सी लोग। तो बोल रहे हैं सी नंबर कोई नहीं लिखेगा, मैं बोल रहा हूँ इधर से। सी नंबर 2, यस सर। लिक्विड एंड गैसेस आर जनरली कॉल्ड एज फ्लूइड बिकॉज, जल्दी बताइए। बी सर। बी सर बी 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 their ability to बी। solve. बी सर। हाँ ठीक है। नंबर सी का आंसर जल्दी से। सर ए। सर क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर ए सर। Crystalline solution. ए सर ए Which of the following poses in regular? A, very good. चलो फोर्थ का। सर सी So assumption is correct, but reason is not as clear. एक एक करके। सी सर। सी सर सी सी आंसर sir. सी। मैं बता रहा हूँ क्यों, देखो तो assumption सॉलिड और correct. रिजिड, हाँ सॉलिड रिजिड होती है, उसके शेप को आप नहीं चेंज कर सकते हो जल्दी से। नेक्स्ट, इन सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव, नहीं मूव कर सकता है। ए No, इज ट्रू sir. एंड आर इज इनकरेक्ट। आंसर सी। ठीक है, Yes sir. ठीक है। अब नंबर 10 पे आ जाओ, नंबर 5 बाद में देखेंगे, नंबर 10 देखो पहले। सर Solid molecules have fixed position due to various factors. कौन से फैक्टर? Strong intermolecular forces. मल्टीपल आंसर है, देखो तो पहले। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को 2 2 और फैक्टर 3 होगा। 2 1 और 3 2 होगा। 3 बी बी सर। 2 और 3। डी होगा डी डी होगा डी बी तो बी बी होगा। डी बी सर। बेटा मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। बी बी होगा सर। बात को सुनो। सॉलिड मॉलिक्यूल की फिक्स्ड पोजीशन होती है। पहली बात तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब सॉलिड स्टेट में, सॉलिड के बारे में स्टैंडर्ड 11th में भी कुछ बताया था आप लोगों को कि थर्मल एनर्जी काफी कम होते हैं पार्टिकल्स, ओके, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो स्ट्रांग होती है। तो नंबर 2 और 3 तो सही है ही, बट साथ में लो टेम्परेचर देखो लो टेम्परेचर भी एक फैक्टर हो सकता है। यदि टेम्परेचर काफी कम हो तो पार्टिकल्स ऑटोमेटिक सामने आ जाते हैं, है ना? टेम्परेचर कम हो तो थर्मल एनर्जी तो कम होना ही होना है। तो तीनों ऑप्शन सही है यहाँ पे, 1 2 3। तो आंसर विल बी 10 का डी। ओके, ओके सर। 11th सी 7th का क्या है? थर्मल एनर्जी बी सर। सर बी होगा। देखो तो B। आराम से पढ़ो। बी बी सर। अच्छा हो गया सर फॉल्स 1 होगा 1 1 सर फॉल्स है 1 होगा energy tends to keep the solid molecules apart. 1 होगा सर 1 Thermal molecules tends to keep the solid molecules apart. देखो पूछा क्या गया है आपसे, which of the following statement are false? वही सर ए आपसे होगा पूछा ए गया false, ए सर पहला वाला A false है। ए होगा Thermal सर energy tends to keep the अरे solid भाई molecules सुनने दो यार। apart. पहला एनर्जी इज ट्रू, फर्स्ट वन दूर रखता है, ठीक है ना? इसका आंसर होगा बेटा आपका डी, नाइदर 1 नॉर 2। ध्यान से सुनो, थर्मल एनर्जी पार्टिकल को दूर ले जाता है, ठीक है ना? विच ऑफ द स्टेटमेंट आर फॉल्स पूछा गया है, तो 1 वाला फॉल्स नहीं है। नंबर 2, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टेंड्स टू कीप द सॉलिड मॉलिक्यूलर क्लोजर। हाँ, मॉलिक्यूलर फोर्सेस सामने रखते हैं, तो बेटा दोनों ट्रू है, फॉल्स तो कोई नहीं है। तो नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है ना? आंसर इज डी। फिफ्थ 6 7 देखिए, फिफ्थ 6 7 बी इन सर स्ट्रक्चर बी प्रॉपर्टी सिक्स का बी सर
6 C का B। sir. C होगा। Temperature is connected with C high temperature is connected with तो कौन C सा sir। क्वेश्चन? वो कौन number सा? 5। अच्छा inspection. बेटा नंबर 5 देखो, मैग्नेटिक मटेरियल में भी डिपेंड करता है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी डोमेन डिस्टर्ब हो जाती है। हम लोग ये वाला पढ़े नहीं है भले, इसका आंसर बोथ ए और बी होगा। ओके, C होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 6 सर B। B. सर बी। बी सबको मालूम है, बी इज करेक्ट। B. नंबर 7 सर D। नहीं, डी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत क्या है पूछा गया आपसे, कौन गलत है? यस सर, तो D। डी गलत है। नहीं, सॉलिड लाइक बायोमाइग्रेट पॉलीमर्स आर फिट फॉर पैकेजिंग पर्पस। C यूज sir. कर सकते हैं, बायो में पैकिंग में यूज होती है बेटा। B sir. B. बी नहीं होगा बेटा। सर, सॉलिड A। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स A हो सर। सकते हैं। सॉलिड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फ्स हो सकता है। A sir. A. तब तो C ही बचा। सी ही है। क्यों? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इट्स पार्टिकल। पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, करता तो है। चारों सही है सर। ओके, वो इंडिपेंडेंट इनकरेक्ट हाँ है। सर। हाँ। तो ये वाली कुछ क्वेश्चंस थी। अब सर चलो लास्ट वाला का आंसर क्या बोले, 7th वाला का? सी। हाँ, 7 का सी था। अब चलो हम लोग कुछ दूसरे पेज में आते हैं। जो लिख रहा है मिटाओ तो पहले सब कुछ। चलिए 16 एंड 17 कौन है? क्रिस्टल पोसेस anisotropy due to D। different arrangement of particle along different direction। very good, सही है। amorphous नंबर 17। कौन सा है? सर 1 2 3 4 सब सही है। सब सही है सर। D. 17 का D। 1 2 3 4। यस सर। 1 2 3 4 शॉर्ट तो रेंज ऑर्डर। तो 1 3 4 सर। सॉलिड, नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, सही है। ग्लास, क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास आर एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। फोर्थ वाला नहीं होगा। ग्लास देखो, अच्छा क्वार्ट्ज दे दिया, क्वार्ट्ज ग्लास होता है सर। क्रिस्टलाइन। यस सर। 3 1 2 3 होगा तब। 1 2 3 A सोच सर। के दो आंसर। 1 2 3 करेक्ट है, तो 17 का आंसर इज ए। यस सर। 25, चलो 25 पे आओ डायरेक्ट। सर 25। हाँ 25। फिर लिखा, कौन लिखा? सर ए होगा। रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न। वेरी गुड, 25 इज ए, वेरी गुड। 26 सर सी। C sir. 26 is C, C. a regular 3-dimensional arrangement of point in space। okay, very good, सही है। okay, हाँ क्या ड्राइंग में लग जाता है नहीं लोग। 27 28 29 30 मैं टाइम देता हूँ 30 सेकंड, जल्दी से करो। ब्रेवाइस मैट्रिक्स। what are the possible 3D lattices called? ब्रेवाइस। क्रिस्टल लैटिस। ब्रेवाइस की लैटिस बोलते ब्रेवाइस हैं। लैटिस। लैटिस। उमंग बेटा, आप थोड़ा सोच के आंसर दो, नहीं तो आप 10 अटेम्प्ट करोगे और 5 गलती कर दोगे। हड़बड़ी मत, आराम से सोचो। 28 नंबर, चलो। सर बोथ बोथ 1 and 2। सर बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2। C for अच्छा ठीक chemistry। है, अब ये दो बच्चा राकेश और उमंग आंसर नहीं देगा, और ये आंसर विल बी गिवन बाय श्रुति कृष्णा। आप ये आंसर दीजिएगा। श्रुति कृष्णा, when constituent particle are present only on the corner position of unit cell, it is called? नहीं, श्रुति नहीं मालूम। श्वेता, The primitive unit cell.
primitive unit cell. Beta, very good. 29 का आंसर is A. Come to 30. निशा 30 नंबर का आंसर दीजिएगा आप. Number 30. Consider the following statement related to centered unit cell. It contains one or more constituent particle present at position other than corner. ठीक है, सही है. पढ़िए बाकी. It also contains constituent particle at corner. सही है. It is also सर ए होगा. 1 and 2 है ना? यस सर. 1 and 2 sir. 30 1 and 2. हाँ ए होगा. चलो अब इसका आंसर दो, देखते हैं किसको याद है. 31. मोनोक्लिनिक में तीनों सी का 1 होगा. टेट्रागोनल क्या होती है? एक स्ट्रेच क्यूब्ड होती है. सर बी होगा. कौन सा आंसर होगा? बी. बी होगा. बी देखो, टेट्रागोनल A is equal to B which is not equal to C. 1 का 3 लॉन्ग मैच हो जाएगा. हाँ ठीक है, चलो मैच करवा लेना ना बेटा. ये तो आप लोग का सिंपल क्वेश्चन है. और इसको देखिए, अगर लास्ट मोनोक्लिनिक को देखेंगे तो एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों सही है उसका. ठीक है ना? A is equal to B which is not equal to C. वो कटा हुआ, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है. ओके, सो दिस वर सम ऑफ द गुड क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखा बेटा. और वी सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल के दिन, टुमारो इज आल्सो योर केमिस्ट्री क्लास, तो कल आप केमिस्ट्री के क्लास में जब आते हो तो आपको क्या करना है, जितना टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ, जितना टॉपिक टिल टुडे मैंने पढ़ाया हूँ, सब आपको पढ़ के आना है. यदि आप पढ़ के नहीं आते हो और मैं जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा वही जवाब देगा, यदि आप जवाब नहीं दे पाते हो तो बेटा मैं आपको 10 बार लिखवाऊंगा और आपके कॉपी का मुझे PDF चाहिए. ओके, आप प्लीज कल मैंने जितना पढ़ाया है आपको पढ़ के आना है. जोक में नहीं लेना है, बिकॉज टाइम इज वेरी प्रेशियस. ओके, टाइम इज वेरी प्रेशियस. और आपको ऊपर वाले के आशीर्वाद से समय मिला है पढ़ने का. हम लोग भी टेक्नोलॉजी की मेहनत कर रहे हैं और हर दिन मेहनत कर रहे हैं कि आपको कितना अच्छा लेक्चर हम लोग दे पाए. वी आर डूइंग अ लॉट्स ऑफ थिंग फॉर यू. बेटा कल के नेक्स्ट क्लास, टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, जहां पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के मदद से देखेंगे कि अरेंजमेंट किस तरह की जाती है. ओके, सो बेटा थैंक यू फॉर टुडे. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you.